यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी है, बीच में से रास्ता बना रखा है। ये देखो, ये पूरा जो पहाड़ है ये ऐसा सा हो रहा है जैसे गिरने वाला हो, और ये अंकल चल ही नहीं रहे, हल्का हल्का सा चल रहे। तो असली में ऑफ रोडिंग जो होगी किसी भी इंसान की, वो ऐसे ही रास्तों से होगी, इतने ही रास्तों से होगी। इसी टाइप के पत्थर मिलेंगे, ऐसा सा माहौल होगा और कुछ ऐसा सा होगा। उनमें से ये गाड़ियाँ निकल जाती हैं भाई, ईजीली निकल जाती हैं। तो स्टार्टिंग किस चीज़ से होती है? की से। पता नहीं की क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, ऐसी सी की है। ये रेनो का यहाँ पे लोगो है फिलहाल, और यहाँ पे है अनलॉक। अनलॉक कर दूँ तो इसकी जो लाइट्स हैं ये ऑन हो जाती हैं ऐसे, और यहाँ पे है ये बजर का बटन, मतलब ये लाइट्स मैं ऐसे करके प्रेस कर रखूँगा तो ये ऐसे DRL से ऑन हो जाएंगे, और ये बीप करती है कहाँ पे कहाँ नहीं। इसको प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो क्या होगा, बूट ओपन हो जाती है। तो सारी चीज़ें अगर रिमोट से हो रही हैं तो इट मीन्स कि अब जो है रेनो ने जो जेंजी होंगे या फिर जो अभी जो लोग काम करना स्टार्ट हुए हैं, कुछ साल हुए हैं उन्हें और पैसा कमा लिया, अच्छी कार देख रहे हैं, उनको एक ज़्यादा टारगेट कर सकती है। इस सेगमेंट में मैंने काफ़ी सारी गाड़ियाँ देखी हैं। क्या होता है कि कार ऐसी बड़ी सी बना देते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस देते नहीं। अरे भाई 212 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, काफ़ी बड़ी है यार ये, एंड 18 इंचेस के व्हील्स हैं इसमें। मैनुअल टॉप वेरिएंट और ऑटोमेटिक टॉप वेरिएंट में एक फ़र्क है ब्रेक्स का। जो मैनुअल वाला वेरिएंट है ना उसमें आगे डिस्क है, पीछे ड्रम ब्रेक है, बट यहाँ पे पीछे भी डिस्क ब्रेक मिलती है। अच्छा, विजुअली बात करूं तो काफ़ी सही साइज़ की कार है ये। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी है या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी है, फुल साइज़ SUV नहीं है, ये है एक मिड साइज़ SUV। लेकिन मेन जो चीज़ इसको सबसे ज़्यादा फेमस कर रही है वो है इसकी ये फ्रंट। ये कुछ जीप कंपस जैसा लगता है। अब जीप कंपस का जो बेसिक वेरिएंट है वही 25 लाख रुपए का है, और 40 से 1 लाख रुपए तक जाता है उसका वेरिएंट। ये मस्कुलरिटी देते हैं ऐसे जो फ्रंट होते हैं, जिसकी वजह से SUVs कहलाती हैं। बाकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर LEDs है फ्रंट में सारा सेटअप। अब हेडलाइट और DRL वगैरह यहाँ पे कुछ ऐसे करके ये मिल जाते हैं ना, इसकी वजह से अच्छा लगता है। कलर कंट्रास्ट हो गया, या फिर इसका ये चीज़ें जो इस टाइप के एलिमेंट्स यूज़ कर रखे हैं, पेंट क्वालिटी, ये सारी चीज़ें एक कार को कार बनाती हैं। सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी SUV का आप हुड सही से डिज़ाइन कर दो, SUV बहुत बिकेगी। बिकॉज ज़्यादातर हम देखते हैं यार ये फ्लैट दे देते हैं, एरोडायनामिक्स। अरे एरोडायनामिक्स ऐसे भी बनाई जा सकती है, कुछ बना दो हुड को, ऊपर से ऐसा कुछ हुड स्कूप वगैरह कुछ लाइंस दे दो, क्रीज लाइंस दे दो, अच्छा लगता है देखने में, थोड़ा मस्कुलरिटी आ जाती है कार में। देखो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ना यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, 360 कैमरास चारों तरफ जो होते हैं, 2 फ्रंट में होंगे और 2 साइड्स में होंगे, ऐसा सा दिखता है। और अगर इसको ऊपर से दिखाऊं कि इसका सनरूफ ऊपर से कैसा दिखेगा तो कुछ ऐसा सा है। पीछे शार्क फिन एंटीना एंड ये जो स्पॉइलर है इसकी वजह से काफ़ी मस्कुलर है। डिज़ाइन की हम बात बहुत बारी कर चुके हैं, बट ये चलती कैसी है और अंदर कितना स्पेस है वो देखते हैं। देखो यार, जो यहाँ पे लोग बैठेंगे ना रियर पैसेंजर, उनके लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है। 5 फुट 5 इंच इंसान के लिए मैंने ये सीट्स एडजस्ट कर रखी हैं। मेरे पास में थोड़ा खुलापन है यहाँ पे, जिसका अंदाज़ा आपको ये देख के हो जाएगा कि नी स्पेस काफ़ी है। अच्छा है, सीट का डिज़ाइन भारी भरकम है, अच्छी सोफिस्टिकेटेड सीट्स हैं, उसी की वजह से ना ये मतलब नंबर बना पा रही है। बट ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, ध्यान रखना। लंबर सपोर्ट वगैरह यहाँ पे है, इसमें भी है। और फिर AC वेंट्स जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, नीचे टाइप C पोर्ट मिल जाते हैं जो कि काम की चीज़ है। बाकी हेडरूम तो भाई ठीक ठाक है, और सबसे बढ़िया चीज़ ये डुअल पैन सनरूफ। बिकॉज इस टाइप की कार से आप घूमने तो जाओगे तो उसमें इस टाइप की एलिमेंट्स होने चाहिए। बंद कार होगी तो ऊपर से जो लाइट वगैरह आएगी ना उसका मज़ा नहीं आएगा। तो जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ हो रही है वो है इसका इंजन ऊपर करके दिखाता हूँ। सबसे पहली बात तो हाइड्रोलिक स्ट्रट के साथ में आता है। ये है 1333 सीसी का 1.3 यानी कि 1300 सीसी का इंजन, इनलाइन 4 है, और ये पावर प्रोड्यूस कर रहा है इस कैपेसिटी के इंजन से ज़्यादा। यार ये 160 मानो, वैसे नंबर इन्होंने 160 दिया है, तो 160 bhp एंड 280 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट कर देता है बिकॉज ऑफ इसकी वो डायमंड कोटिंग, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बिल्कुल खत्म हो गया है। और यही इंजन आपको एक लग्जरी कार ब्रांड की कार में भी देखने को मिलता है। चलो अब ड्राइवर साइड चलते हैं। तो यार देखो, पहली बात तो बहुत नीट एंड क्लीननेस है, मेरे को बहुत समझ में आई है। यहाँ पे स्पेस है, छोटी वाली बॉटल रख सकती है, बड़ा वाला बॉटल नहीं रख सकता। चारों पावर विंडोज और ये आपके साइड व्यू मिरर्स एडजस्ट करने का। ये जो है ना, ऐसा कोई फिट एंड फिनिश वाला इसके अंदर फैक्टर लग ही नहीं रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इसमें कोई गैप हो, पैनल गैप हो, या फिर कुछ प्रॉब्लम सी हो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बोलने का हो यहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसा है ही नहीं। जब कार में एंटर होते हो तो ये वाला माहौल मिलेगा। मैंने इसको थोड़ा ऑक्यूपाइड भी कर रखा है, सामान इसमें रख रखा है, बट यहाँ पे देखोगे तो ये स्टार्ट स्टॉप और लाइट्स रिलेटेड बटन, नीचे देखोगे तो पार्किंग और ऑटो ऑन ऑफ और बूट ओपनर खोलने के लिए यहाँ पे भी बटन है। फिलहाल P का बटन यहाँ पे भी है,
तो आप इंगेज कर सकते हो पार्किंग ब्रेक और यहाँ से पी दबा सकते हो, तो पार्किंग ब्रेक जो है वो इंगेज हो जाती है। ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.1 इंचज़ का है। बट मेन चीज़ ये नहीं है, मेन चीज़ है इसकी ये जो यूआई है। तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें 360 कैमरा क्वालिटी एक बार दिखा देता हूँ, ऐसा दिखेगा। बट इसको बैक करते हैं, यहाँ पे जाते हैं एयर क्वालिटी पे, तो कुछ ऐसा सा है यहाँ पे एयर क्वालिटी। बेसिकली फ़िल्टर, एक हैपा फ़िल्टर होता है वो लगा दिया जाता है अंदर। बाकी यहाँ पे मोड्स हैं, ये मोड्स आप चेंज कर सकते हो सेटिंग में जाके। इको, कंफर्ट इसके अंदर, ड्राइविंग असिस्ट के अंदर चले जाओगे तो फ्रंट कोलिजन ब्रेकिंग वगैरह ये सब कुछ आ जाता है। मैंने कंफर्ट के अंदर इसको बंद कर रखा है, ठीक है। ड्राइविंग डायनेमिक्स से पहले चलते हैं यहाँ पे व्हीकल में। यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाती हैं बाकी सारी, लेकिन मेन चीज़ बता देता हूँ इसकी। ये है इसकी ड्राइविंग का जो डेटा जो होगा, जिसके अंदर इसका टिल्ट और एक्सेस जो है वो देखा जा रहा है। यहाँ पे नेविगेशन है और यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने करके दिखाई हैं ऑफ रोडिंग वाले वीडियो में। काफ़ी सही लगा मुझे यार ये वाला जो सेटअप है ना। यहाँ पे भी जो स्क्रीन है ऐसा लगेगा छोटी है, स्टीयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो, यहाँ से देखोगे तो ऐसा लगेगा छोटी है, लेकिन छोटी नहीं है वो। अब यहाँ से देखो, स्टीयरिंग के बीच में आनी चाहिए स्क्रीन, जिससे कि विजुअली पता चले कि क्या चल रहा है स्क्रीन में। कुछ कार्स कंपनी की यहाँ पे बड़ी स्क्रीन लग जाती है तो वो इस वाले से कटे जाती हैं, उसको ऐसे झुक के देखना पड़ता है। इसकी स्क्रीन पूरी दिख रही है यहाँ से, प्रॉपर है। यहाँ पे ये जो क्रूज़ कंट्रोल है उससे रिलेटेड और ये जो एडास का फंक्शन यहाँ पे देख रहे होगे, इससे रिलेटेड फंक्शन है इसमें। मेन्यू के कंट्रोल हैं, यहाँ मेन्यू जाओगे तो एनिमेशन है पूरा, बहुत ही सही है, अच्छा लगता है। मैं जैसे जैसे बटन क्लिक करता रहूँगा तो ये वाला जो पोर्शन है चेंज होता रहेगा। यहाँ पे कभी TPMS आता है, डिस्टेंस आता है, फिर यहाँ पे कंजम्पशन आ जाता है। ऐसे करके आप इस पूरे जो एनालिटिक्स हैं वो इस कार में देख सकते हैं। और यार स्टीयरिंग के कंट्रोल्स की बात करूँ तो यहाँ पे देखो ये हेडलैम्प के लिए सेटिंग्स हैं पूरी। यहाँ पे ये आपके मीडिया के लिए सेटिंग्स हैं, सोर्स एंड वॉल्यूम्स। यहाँ पे वाइपर्स के लिए सेटिंग्स हैं। देखो अब आपने अगर पहली वाली कार का वीडियो देखा होगा जो कि मैनुअल थी, उसके अंदर पैडल शिफ्टर्स नहीं थे, इसके अंदर पैडल शिफ्टर्स हैं। तो ये एक एडवांटेज है DCT वाले वेरिएंट में। बट DCT वाले वेरिएंट में एक और अजीब सी एडवांटेज मुझे क्या लगी, यहाँ पे मुझे ना वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट अपनी टाइप सी 12 वोल्ट सॉकेट ऐसे करके। बाकी ये आपके AC की कंट्रोल्स, यहाँ पे एक शटर है, इस शटर को जैसे मैं खोलता हूँ तो अंदर एडजस्टेबल यहाँ पे ये निकलता है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये खो जाए तो खो जाए आपका, बट अगर आप इसको ऐसे लगाते हो तो एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा कप रखना है, यहाँ पे छोटा रखना है, यहाँ पे इस स्पेस को बड़ा यूटिलाइज़ करना है, ऐसे करके एडजस्ट हो सकता है। 6 स्पीड DCT ट्रांसमिशन है ये, ऐसा दिख रहा है यहाँ से। और ये जो आर्मरेस्ट है ना, ये वाला फिक्स्ड है, आगे पीछे नहीं हो सकता। इसको खोलोगे तो यहाँ पे स्टोरेज लेकिन उतनी है। इनफैक्ट कि अगर मैं ग्लव बॉक्स भी दिखाऊँ तो स्टोरेज बिल्कुल सेम टू सेम मिलेगी जो आपको मैनुअल वाले वेरिएंट में मिलती है। ये कार्बन फाइबर टच वगैरह दे के ना, ये एल्यूमिनियम फिनिश दे के ना, इसको ना थोड़ा लग्जरी बना दिया है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट तो देखो ऑब्वियस है कि महंगा है, लेकिन टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो कि और लोगों के भी महंगे है, उसके अंदर वो प्लास्टिक की क्वालिटी समझ नहीं आती है, अच्छा मजा सा नहीं आता। इसके अंदर प्लास्टिक की क्वालिटी देखोगे तो है तो हार्ड ही, ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है, लेकिन स्मूथनेस देखो, इसके ऊपर टेक्सचर देखो, ये टेक्सचर, ये स्मूथनेस, फिट एंड फिनिश, जहाँ जहाँ पे हाथ लगाएंगे वहाँ पे पता चलेगा कि एक फील तो है। ये वाला सॉफ्ट है, स्टिचिंग ऐसे ही जो सीट्स का मटेरियल है ना, ये टच करने में काफ़ी अच्छा है लेदरेट, रेक्सिन टाइप्स आर्टिफिशियल लेदरेट है, बट ये परफोरेटेड सीट्स है। बट जैसे आजकल कार कंपनीज लॉन्च कर रही हैं कि भाई मसाजिंग का भी ऑप्शन दे दिया, वेंटिलेशन का ऑप्शन दे दिया, तो इसके अंदर तो मुझे नहीं मिलता है वेंटिलेशन का ऑप्शन। एक चीज़ जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा एनोइंग होती थी वो होता था एप्पल कारप्ले। मेरे को मैप देखने के लिए अपना फ़ोन, कोई सा भी फ़ोन हो, चाहे ये वाला फ़ोन चाहे वाला फ़ोन, कनेक्ट करना पड़ता था अपनी कार से, बैटरी ड्रेन होती थी, फ़ोन गर्म होता था। इन्होंने इसमें अंदर एक अच्छाई क्या दी है कि यार गूगल मैप को कर दिया है इनबिल्ड। अब मैं यहाँ पे अगर कोई भी जो है, जैसे मैं होटल लगाऊं या कुछ भी लगाऊं, जैसे मान लो कि मैंने ये लगा दिया, तो यहाँ पे अपने आप ही पकड़ लेगा और यार ये अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा। आपको फ़ोन कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। देखो पहाड़ों का रास्ता कैसा होता है दिखाता हूँ। ये सिर्फ 60 किलोमीटर ही चलना है मुझे अभी, और 1 घंटा 40 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि ऐसा है, ठीक है। अब ऐसे रास्ते में जो सांप की तरह, उसके अंदर सबसे बढ़िया चीज़ें क्या चेक कर सकते हो आप, हैंडलिंग और बॉडी रोल और ब्रेकिंग बहुत बढ़िया तरीके से चेक होती है। तो क्या करते हैं कि यहाँ से निकलते हैं। अब मैं DCT ट्रांसमिशन पे हूँ, अभी देख रहे हो आप ऑटोमेटिक पे। ये जो है पता ही नहीं चलेगा आपको कि कब गेयर्स चेंज हुई कब नहीं हुई, कैसे हो रही हैं कैसे नहीं हो रहे, कुछ पता नहीं चलेगा। बाहर का मॉल दिखाऊँ तो कुछ ऐसा दिख रहा है बाहर, और ट्रैफिक चल रहा है रोड पे, नो डाउट। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बीच में आ जाते हैं कभी कभार, बट कार के अंदर ना काफ़ी कंट्रोल मुझे लगा। और अगर ये बात करूं मैं ना कि जब मैं टर्न कर रहा हूं कार को, तो ये कार झूल रही है, यानी कि बॉडी रोल है नहीं है,
है नहीं है। तो लोग, बहुत सारे लोगों में यही कन्फ्यूज़न होती है कि यार ऐसा तो नहीं कि कार झूले ऐसे ऐसे करे। यार इस कार की सस्पेंशन बहुत सही तरीके से काम कर रही है। इस कार में जो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम होता है, स्टेबिलिटी प्रोग्राम कहते हैं उसको, वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो होता है ना, उसको कहते हैं ESP। बहुत सही तरीके से काम करता है भाई। वो ट्रैक्शंस वगैरह मैनेज करता है, वो हर एक चीज़ को मैनेज करता है, स्पीड कंट्रोल वगैरह करता है। और वहाँ पे ये कार, चाहे कच्चे रास्ते हों या फिर ऐसी रोड जिस पे मैं चल रहा हूँ, बहुत सही काम कर रही है सीरियसली। एक दो गलतियां हैं इसमें, जैसे कि वो चार्जर वगैरह नहीं दिया है, वेंटिलेशन नहीं दिया है, मसाजिंग भी नहीं दिया है, कोई बात नहीं। बट देखो, अगर ऐसे रास्ते पे आपको अच्छी कार चलानी हो तो यार हमें मेन चीज़ से मतलब है, ना कि छोटी मोटी एक गिमिक से मतलब है। ये तो सब कुछ मैं लगवा सकता हूँ, अगर मैं एक कार खरीद लूँ तो मैं आफ्टर मार्केट लगवा सकता हूँ, वेंटिलेशन, हीटेड सीट या फिर वायरलेस चार्जर, कोई वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। बट ये है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कार किस तरीके से चल रही है। अभी जैसे मैं डी पे हूँ ना, तो ये डी पे ही दिखा रहा है। अभी मैं यहाँ से मैनुअल पे आ रहा हूँ तो देखो यहाँ पे D3 पे दिखा देगा, ठीक है। यहाँ से मैं प्लस करूँगा तो ये D4 पे आ जाएगा। अगर मैं पैडल शिफ्टर्स यूज़ करता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिकली ये ऐसा मिमिक कर देते हैं कि भाई आप जो है वो एक गियर पे है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो RPM का खेल होता है सारा। अभी जैसे मैंने RPM चेंज करे तो ये दोबारा से D पे आ गया। बट हाँ, अगर आपको कभी इंस्टेंट पिकअप चाहिए हो, आपको एकदम से भगानी हो कार, तो आप इन पैडल शिफ्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ होती है, ऐड ऑन हो जाता है, कोई बड़ी बात तो होती नहीं। पैडल शिफ्टर लगाना सॉफ्टवेयर का खेल है, तो इस वजह से एक फीचर बढ़ जाता है। और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर अगर पैडल शिफ्टर्स वगैरह ना हो तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो अगर आप इस कार का टॉप मॉडल लेते हैं तो आपको मिलेगा पैनोरामिक सनरूफ। और पैनोरामिक सनरूफ खोलने के लिए ये दो बटन से है कर्टन का। तो सबसे पहले मैं हटाता हूँ कर्टन, और आप सुनिएगा कि कितना स्मूथली जा रहा है हल्का सा शोर है बट काफ़ी स्मूथ है, वो जी वाला नहीं है, वाला साउंड है। और एक और एडवांटेज मैं बता दूं इसकी, कि जब मैं ये वाला बटन को पीछे करता हूँ तो देखना ये जो सनरूफ है ये ओपन होगा। अब एक चीज़ पे ध्यान रखना, ये इतना होकर रुक जाता है, तो फर्स्ट इंप्रेशन में आपको लगेगा इतना ही खुल रहा है, बट जैसे आप इस बटन को एक बार और पीछे करोगे ये पूरा पीछे तक चले जाता है। ये पूरा पीछे तक बहुत बड़ी ओपनिंग देता है। एक एडवांटेज है कि इतनी बड़ी ओपनिंग है हमारे सर के ऊपर, मतलब सीरियसली लिटरली ये देखो कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है। अब कैमरा कितना डिस्टेंस कर रहा नहीं कर रहा, बट ये काफ़ी बड़ा खुला हुआ है। तो ज़्यादातर सनरूफ इतने बड़े नहीं खुलते, वो पहले से पहले रुक जाते हैं, तो इसमें ये भी एक एडवांटेज है। अब मैं आ गया हूँ रोड पे और थोड़ी सी कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो यहाँ पे है इसका इको मोड। जब जैसे इको मोड क्लिक करोगे तो सारी चीज़ें ग्रीन रहेंगी। ये था कंफर्ट जिस पे मैं अभी तक चला रहा था, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पावर लैग भी नहीं चाहिए था और बहुत ज़्यादा पावर भी नहीं चाहिए थी। ये है इसका वो मोड जिसको आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो यहाँ से। परसो है मल्टी सेंस, ठीक है। देख लेते हैं कि एक आम आदमी अगर अपनी ज़िंदगी में इस गाड़ी को भगाएगा तो 0 to 50, 0 to 100 कितनी देर में कर पाएगा अगर रोड मिलती है तो। ओके स्टार्ट, 3, 2, 1 गो। अब देखते हैं कितनी देर में पहुंचती है 100 पर। ओ मैन, ये तो पहुंच तो रही है लेकिन ज़्यादा तेज़ नहीं पहुंच रही, और अब पहुंच गई 100 पर। तो ये है भाई डस्टर का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, जो कि डुअल क्लच से लेस है, और मैंने इसमें स्पोर्ट्स मोड लगा रखा है, इसका हाई एंड मोड। तो इतनी देर में ये 0 to 100 पहुंचेगी। वैसे ये पावर कम नहीं है, लेकिन देखा जाए तो जैसे 280 Nm ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क एकदम से खींच तो रहा है, लेकिन 100 पे नहीं पहुंची, समझ नहीं आया क्यों। चलो अब इन्हीं रोड्स पे ना मैं इसका ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल लगा के देखता हूँ कि ये कैसा काम करता है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सेट, इसको सेट कर लेते हैं 35 पे, या चलो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। सेट हो गया 60, 70, 80 और कम कर लेता हूँ थोड़ा सा, 70 पे चेक करते हैं। अब देखो 70 पे मैंने लगा रखा है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। सामने वाली जो कार्स हैं वो स्लो है, ये भी स्लो है, 50 पे ही है। अभी देखो कि चेक करना, लेन असिस्ट जैसा कुछ है नहीं फीचर, मेरे को करना पड़ेगा, लेकिन एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है यार, तो कुछ ऐसा सा अच्छा सा फीचर है ये, तो मज़ा आया इसके अंदर। बट लेन असिस्ट क्यों नहीं है यहाँ पे, फीचर क्यों नहीं दिख रहा लेन असिस्ट का? और अगर लेन असिस्ट होता भी और मैं एक्टिवेट नहीं कर रहा होता तो ये स्टीयरिंग अपने आप यहाँ पे संभालता, बट स्टीयरिंग असिस्ट नहीं कर रहा है लेन को, मतलब लेन कीपिंग असिस्ट नहीं है। बट एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। कैमरा बेस्ड हो सकता है कि इसके अंदर ये लगा रखा हो सिस्टम, तो जैसी कार आगे से गई इसने अपने आप ही डिटेक्ट कर लिया। अब एक बस है आगे, वहाँ पे देखोगे तो इसने अपने आप ही ब्रेक कर ली। अभी और भी गाड़ियाँ हैं आगे, तो देखते हैं कि सेंस कर पाता नहीं कर पाता। अभी भी सेंस ही कर रहा है, बाइक चल रही है सेंस कर रहा है, कार चल रही है सेंस कर रहा है, बट अब सेंस कर पाता है या फिर नहीं
ये देखते हैं, सेंस कर लिया है। मैंने वैसे ब्रेक पे पैर लगा लिया था बट इसने सेंस कर लिया है, तो काफ़ी अच्छे से ये सेंस तो कर रहा है भाई। अब ये स्कॉर्पियो आगे भागी, ये भी भागी, नाइस, बहुत दूर तक सेंस कर रहा है। ये देखो 70 की स्पीड लगाई थी, अब 70 पे आ गई है एग्जैक्ट। ये होती है सही मायनों में टेक्नोलॉजी, बट ये है कि आपको स्टीयरिंग पकड़ना पड़ेगा। अब इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर अगर लेन कीपिंग असिस्ट नहीं है और एडास के बहुत सारे फीचर्स नहीं है तो फिर वो सोचने वाली बात है। चलो एक बार ना यहाँ पे स्टॉप करता हूँ कार, स्टॉप, बिल्कुल स्टॉप, 0-0, पैडल शिफ्टर से चलाऊंगा। ओके रेडी, ओके 3 2 1 गो। ये मैंने डाली फर्स्ट गियर, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अपने आप थर्ड पे आ गया है वो, मैं तो सेकंड पे किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक है, इसकी वजह से वो जो है कंप्यूटराइज इनकी प्रोग्रामिंग होती है, वैसा वाला नहीं होता। अभी देखो डी पे दिख रहा है ना, मैं ये प्लस वाला साइन दबाऊँ, ये देखो प्लस किया मैंने, तो अभी ये 5th पे चला गया अपने आप ही। अब मैं इसको यहाँ से माइनस करता हूँ और मैं सेकंड पे आता हूँ। अब यहाँ पे देखना कि वो प्लस मांग रहा है ना, बट मैं थ्रॉटल दबाऊंगा तो वो थर्ड गियर ले लेगा, वो अपने आप ही ऑटो पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है, अगर कंपनी को ट्रांसमिशन बचाना है ना अपना, तो वहाँ पे ये फंक्शनैलिटी डाली आती है 100%। कोई बेवकूफ़ हो अपने ट्रांसमिशन फूक दे, वो हाई स्पीड पे एकदम से लो स्पीड पे आ जाए तो फिर क्या ही फ़ायदा। बाकी देखो ओवरऑल अगर देखा जाए इस प्राइस ब्रैकेट पे, ये जो है इसमें 2-3 चीज़ों की कमी लगी मुझे, जैसे वेंटिलेशन नहीं है इसके अंदर, और कुछ मतलब ऐसा वो एडास लेन असिस्ट जैसी कैमरा, इंटरनल कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए वो नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो उन गाड़ियों में नहीं मिलती। वहाँ पे क्या मिलते हैं आपको, बटन्स मिलते हैं ना लाइट ऑन ऑफ करने के लिए, इसमें ये टच सेंसिटिव है लाइट्स, जैसे पहले मर्सिडीज़ वगैरह में आती थी, अभी भी आती है, टच सेंसिटिव लाइट्स हैं। इसमें ड्राइवर साइड भी यहाँ पे वैनिटी मिलता है और यहाँ पे लाइटें हैं, इनफैक्ट कि यहाँ पे भी वैनिटी मिलता है। तो ज़रूरत की सारी चीज़ें तो हैं इस प्राइस ब्रैकेट में, जिसमें ये आएगी। बहुत सारी और भी गाड़ियाँ हैं बट एक ये भी आ गया है। इसका मेरे ख्याल से बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो मॉडल रहेगा वो रहेगा 3rd बेस, 2nd बेस, जो एक तो मैनुअल वाला, और अगर आप ऑटो में जाते हो तो ऑटो में फर्स्ट वेरिएंट, ऑटोमेटिक फर्स्ट वेरिएंट, ध्यान रखना ऑटोमेटिक फर्स्ट वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी हो सकता है, और 3rd बेस या 2nd बेस इसका हो सकता है वैल्यू फॉर मनी जो मैनुअल में है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मेहनत लगती है। सुबह रात को सोया था 1 बजे, सुबह उठना पड़ गया 4 बजे, बिकॉज 6 बजे इसकी थी फ्लैग ऑफ, और उसके बाद अब टाइम क्या बज रहा है, 5:11, और मेरी है फ़्लाइट अभी की 7 बजे की। अब मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट और फिर लैंड होऊंगा घर पे दिल्ली, फिर दिल्ली से 1 घंटा वहाँ पे लगेगा घर जाने में। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।